नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का मन फिर से मचल रहा है नौकरशाही के अधिकार क्षेत्र में दखल के लिए। मामला है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। आपको मालूम है कि अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस समय उनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया था कि ये मेरिट पर नियुक्ति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी उस समय बड़ा नाराज़ था और कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अब हमें पूरी फाइल चाहिए, हमको देखना है कि कैसे आपका नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, किस आधार पर करते हैं, मेरिट कैसे बनाते हैं और किस आधार पर नियुक्ति करते हैं। सरकार ने पूरी फाइल सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखी, उस पर विचार किया और आखिर में फैसला सुनाया कि अरुण गोयल की नियुक्ति पूरी तरह से संविधान सम्मत है और मेरिट पर है, और जो रिट उनकी नियुक्ति के खिलाफ फाइल हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ कहा कि भाई संविधान में ये व्यवस्था है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद से एक कमेटी बनेगी, संसद एक कानून बनाएगा और उस कानून के तहत एक कमेटी बनेगी और उसके आधार पर नियुक्ति होगी। उस समय अरुण गोयल की नियुक्ति के मामले को लेकर जो है कमेटी जो बनी उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता यानी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये 3 लोग थे जिन्होंने अरुण गोयल की नियुक्ति को एक तरह से संवैधानिक बनाया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक कानून का प्रस्ताव लेकर आई, एक विधेयक लेकर आई और संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। उसमें व्यवस्था ये की गई कि एक सर्च कमेटी पहले बनेगी, कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनेगी जो 5 नामों का एक पैनल उसका सुझाव देगी कि ये 5 नाम हैं, इनमें से मेरिट के आधार पर जिसको आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट करें। और उस सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जैसा कि पहले भी व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी होगी और इसके प्रधानमंत्री सहित 3 सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता और उसके अलावा प्रधानमंत्री की संस्तुति पर कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें नहीं रखा गया। विपक्ष ने बड़ा हल्ला मचाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से निकाल दिया। उस कमेटी में संवैधानिक रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी थे ही नहीं। उन्होंने अपने को रख लिया था अरुण गोयल के मामले में। उसके पहले न कभी थे इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में, न उसके बाद हुए। तो ये कहना कि उनको निकाल दिया गया, उनको हटा दिया गया और ये सब बेईमानी करने के लिए हुआ, तो थोड़ा अतीत पर, इतिहास पर भी गौर कर लेना चाहिए। 1950 में जब संविधान बना, ये कहा गया कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उस समय मल्टी मेंबर कमीशन होगा या सिंगल मेंबर, इसकी बात नहीं हुई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो संसद एक कानून बनाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये संविधान में कहा गया था कि संसद एक कानून बनाएगी और उसके आधार पर कमेटी बनेगी, वो नियुक्ति करेगी। तो वो नियुक्ति 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तब से लेकर ये अरुण गोयल की नियुक्ति तक कभी कोई कमेटी बनी ही नहीं, संसद से कोई कानून बना ही नहीं। हमेशा प्रधानमंत्री नियुक्त करते रहे। तो जब तक गैर भाजपा प्रधानमंत्री थे, बल्कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक उसमें कोई गैर संवैधानिकता नहीं थी, कोई गैर कानूनी काम नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ मेरिट पे हो रहा था। मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही सब कुछ मेरिट के खिलाफ होने लगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैंने बताया आपको। उसके बाद से इस नई कमेटी के तहत कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अब 2 वैकेंसीज हो गई हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर जो है अनूप चंद पांडे, वो रिटायर हो गए हैं और दूसरे अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। तो 2 रिक्तियां हैं, उनका अपॉइंटमेंट होना है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रेट फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को इस कानून पर, जो नया कानून जो सिलेक्शन कमेटी का बना है, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार से कहा था कि जो पिटिशनर है उसको जवाब दे दें। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, उस पर कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया था। लेकिन ये मामला फिर से जो है कल आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट
में जस्टिस खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट से उनको निर्देश मिला है कि इसको फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए लिस्ट किया जाए, यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। तो ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? सिवाय इसके कि योर ऑनर का मन मचलने लगा है कि नौकरशाही का जो डोमेन है उसमें हमारा भी हस्तक्षेप होना चाहिए। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इस सिलेक्शन कमेटी में जो इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए बनी है उसमें सदस्य बनना चाहते हैं? ये मैं उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल किया है उनकी नीयत ये है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और इसके पक्ष में फैसला देता है तो इसका मतलब होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऐसा चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अब आप देखिए, थोड़ा और पीछे की कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं इस कमेटी का, उन्होंने नवीन चावला जैसे व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाया, जिसको शाह कमीशन ने इंडिक्ट किया था। इमरजेंसी में जो एक्सेसेस हुई थी, जो ज्यादतियाँ हुई थी, उसके लिए उनको इंडिक्ट किया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। पहले इलेक्शन कमिश्नर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। इसी तरह से एमएस गिल, उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। फिर जब रिटायर हो गए तो उनको राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा में भेजने के बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। उस समय जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता, उस पर कोई खतरा नहीं आया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी, अब आप देखिए कि इससे पहले तक कोई कमेटी नहीं थी, कोई कमेटी नहीं थी, कोई मल्टी मेंबर कमेटी नहीं थी जो चुनाव आयुक्तों का चयन करती। इससे पहले सिर्फ एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री, जिसकी संस्तुति कर देता था, वो चुनाव आयुक्त बन जाता था। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर क्यों बनाया गया? आपको याद होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम टीएन शेषन। टीएन शेषन को राजीव गांधी की सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। उस समय भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन टीएन शेषन ने साबित किया कि संस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस संस्था में व्यक्ति कौन है, वहाँ बैठा कौन है। व्यक्ति अगर ईमानदार है, अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो ईमानदारी से काम कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता है कि संस्था क्या है और उसका इतिहास क्या रहा है। टीएन शेषन ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि चुनाव आयोग को कैसे काम करना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कैसे काम करना चाहिए। और धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी कि उनका और केंद्र सरकार का टकराव होने लगा। उन्होंने मान लिया कि वो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है जो सरकार से परे है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये ठीक है, लेकिन वो सरकार की एडवर्सरी नहीं है। इस बात को बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था सरकार की एडवर्सरी के रूप में काम नहीं कर सकती। दोनों के सहयोग से ही संविधान के मुताबिक जो है कामकाज चलना चाहिए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बाद टीएन शेषन को लगा, उस समय जो है बाकी चुनाव आयुक्त तो नहीं हुआ करते थे, एक सदस्यीय जो है ये आयोग हुआ करता था और वो उसका सदस्य है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता था। तो टीएन शेषन को नियंत्रण में रखना सरकार के लिए कठिन होता जा रहा था। तो टीएन शेषन को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया और कहा कि चुनाव आयोग मल्टी मेंबर होगा, यानी एक से ज़्यादा सदस्य होंगे, और तय किया गया कि 2 और सदस्य अपॉइंट किए जाएंगे। 2 और सदस्य अपॉइंट किए गए। टीएन शेषन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियुक्ति में 3 सदस्यीय बनाने में आयोग को कोई गैर संवैधानिकता नहीं है। ये बिल्कुल सही कदम उठाया है सरकार ने। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि तीनों चुनाव आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त केवल फर्स्ट एमंग द इक्वल है, उसके पास कोई वीटो या कोई विशेषाधिकार नहीं है। नॉमेनक्लेचर भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, लेकिन उसके अधिकार वही होंगे जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के होंगे। उसके बाद टीएन शेषन पर सरकार काबू करने में, नियंत्रण करने में कामयाब हो गई। तब से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था चल रही है। तब भी तीनों का अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री करते थे, यानी केंद्र सरकार करती थी।
किसी को कोई उसमें गैर संवैधानिकता नहीं दिखी, किसी को उसमें पारदर्शिता की कमी नहीं दिखी, मेरिट की कमी नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सवाल उठने लगा कि चुनाव आयोग जो है वो उसमें पारदर्शिता नहीं रह गई है और उसकी जो है स्वतंत्रता और स्वायत्तता जो है वो खतरे में पड़ गई है। अब जो स्थिति है उसमें क्या होगा, चुनाव की किसी भी दिन घोषणा होनी है। इस समय चुनाव आयोग एक सदस्यीय हो गया है, केवल राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही हैं। 2 लोगों की नियुक्ति होनी है, सरकार नियुक्ति करने जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार तक नियुक्ति हो जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री ने जो पैनल 5 सदस्यों का बनना था वो पैनल बना लिया है और उम्मीद है कि वो भेजा जा चुका है। अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। बैठक में आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और उसके अलावा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये 3 सदस्य होंगे। उससे पहले कोशिश की जा रही है कि इस कमेटी को भंग कर दिया जाए। इस कमेटी की बजाय चीफ जस्टिस जिसमें सदस्य हों ऐसी कमेटी बनाई जाए। इसके लिए ही पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई है, तो सरकार को अभी अधिकार है कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सके शुक्रवार को सुनवाई से पहले तक। और शुक्रवार को सुनवाई के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है। दूसरी बात, एक सदस्यीय चुनाव आयोग क्या चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जिस दिन जब चाहें लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। चुनाव आयोग तैयारी पूरी कर चुका है। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त पर है कि वो इंतज़ार करते हैं 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, या अपनी ओर से पहल करते हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं। तो जो विपक्षी दल चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने में अक्षम नज़र आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई भी ताकत लगाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएंगे। वो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना इस्तेमाल होने देने के लिए तैयार है? सवाल ये है कि चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन किसी भी समय जारी होने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई क्यों कर रहा है? अर्जेंट सुनवाई के लिए क्यों तैयार हो गया? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टाल भी सकता था। इस पर हम सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे। बहुत से मामलों में कर चुका है। आपको याद होगा एक मामला तो अच्छी तरह से, वो है मुलायम सिंह यादव के खिलाफ डीए का केस, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस था। चुनाव से कुछ महीने पहले सुनवाई थी उसकी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाल दिया कि चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए इसकी सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार का मामला था, तब भी जो है रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव से क्या मतलब कि किसी भ्रष्टाचार के मामले का चुनाव पर असर होगा या नहीं होगा, इससे सुप्रीम कोर्ट को लेना देना क्यों होना चाहिए? वही सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर चुनाव के इतने करीब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं शुक्रवार को क्या होता है। उससे पहले सरकार नियुक्तियां कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नियुक्तियां नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। इससे ये भी पता चलेगा, ये बार बार जो दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है उसके पीछे केवल प्रचार है या उसमें कुछ वास्तविकता भी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।